तो 2026 में कंपनी जो है वो क्लैरिटी खरीद रही है, पोटेंशियल नहीं खरीद रही है आपका। छोटी कंपनीज जैसे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ले ऑफ देखा गया ही है, बहुत ज़्यादा लोगों को उनकी जॉब से निकाला गया है, मास ले ऑफ्स हुए हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा लोगों को जो है निकाला गया है, हायरिंग फ्रीज हुई है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है ही नहीं जो पैसा डालने के लिए तैयार हो इस समय। पहले इंटरनल ट्रांसफर्स, फिर रेफरल्स और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसके बाद भी शायद अगर पोजीशन बच जाए तो जाकर के एक्सटर्नल्स या आप कह सकते हो हायर होने के चांसेस होते हैं। मार्केट में पैसा आ ही नहीं रहा है तो वो देंगे क्या? और ये प्रॉब्लम सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं है जो बाहर से यहाँ पे आए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। ये प्रेशर और ये जॉब क्राइसिस और जॉब कट्स इस समय यहाँ के लोकल जर्मन्स के लिए भी हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अगर आप 2026 में जॉब सर्च के प्रोसेस में हो और आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ सही किया है, उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट द ओनली वन। आप अकेले नहीं हो इस प्रोसेस में जिसको ऐसा फील हो रहा है। ये फीलिंग ऑलमोस्ट अभी हर एक इंसान को जो यहाँ पे रह रहा है या जॉब सर्च कर रहा है इस प्रोसेस में लिटरली स्ट्रगल कर रहा है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास में, जैसा हमें बोला जाता है कि आपके पास स्किल सेट नहीं है, आप स्किल सेट इम्प्रूव करो या आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए। प्रॉब्लम इस समय जॉब मार्केट का है, प्रॉब्लम इस समय ओवर क्राउडेडनेस का है। बहुत सारे लोग इस समय आ चुके हैं मार्केट में। आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को क्यों इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है जॉब मार्केट में, और क्यों वो कंपनीज में अप्लाई करते हैं और रिजेक्शन आते हैं। चलिए बात करते हैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो अभी मैं देख रहा हूँ लोग हर किसी की प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हैं और बिना सोचे समझे कि वो प्रोफाइल जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं क्या वो रियली उनकी स्किल सेट या क्वालिफिकेशन से मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो एक तो मार्केट इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है हर एक चीज़ से। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस की कमी की वजह से मेरे को चांसेस शायद नहीं मिल रही हैं, या काश मेरा 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होता तो मेरे चांसेस बढ़ जाते, बाहर या कंपनी मेरे को लेने लग जाती या मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है आप कंपनी के लिए एक्सपेंसिव हो जाते हो। तो अभी रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से देखा गया है कि कंपनीज जो है सीनियर पोजीशंस को कट ऑफ कर रही हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सीनियर्स जो है वो जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप सीनियर हो तो आपके ऊपर कॉस्ट प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर दोनों आने वाला है, और जो कि आपकी लाइफ को आसान बनाने वाला नहीं है। फिर बात करी जाए तो वो है ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी 2025-2026 की। वो ये कि इतने ज़्यादा लोगों को जो हायर कर लिया गया था शुरू में 2020 से 2024 के बीच में, तो वो अभी कंपनीज़ को रियलाइज़ हो रहा है, और हर कोई कंपनी अभी ये पूछ रही है कि क्या इस रिसोर्स के बिना काम चल सकता है। तो कॉस्ट कटिंग कल्चर अभी हर जगह चल रहा है। अब अगर बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी 2026 की, तो इस समय मार्केट जो है वो क्राइसिस फेस कर रहा है। हर तरफ हायरिंग फ्रीज देखी जा रही है, और उसका मेन रीज़न है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर्स आ रहा है, लाइक बिजनेस काउंटर पार्ट्स, जिन लोग जो इन्वेस्टर्स थे वो भी इस समय पैसा डालने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कंपनीज़ के लिए। मार्केट में पैसा आ ही नहीं रहा है तो वो देंगे क्या? और ये प्रॉब्लम सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं है जो बाहर से यहाँ पे आए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। ये प्रेशर और ये जॉब क्राइसिस और जॉब कट्स इस समय यहाँ के लोकल जर्मन्स के लिए भी हैं, जिनको सारी स्किल्स आती हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज स्किल्स, तो उनके लिए वो बैरियर फिर भी नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि हायरिंग फ्रीज फिर भी हो रही है, और पैसे नहीं हैं इन्वेस्टर्स के पास में लोगों को सैलरी देने के लिए। कि छोटी कंपनीज जैसे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ले ऑफ देखा गया ही है, बहुत ज़्यादा लोगों को उनकी जॉब से निकाला गया है, मास ले ऑफ्स हुए हैं, और लोग जो हैं वो अपने रोल से निकले हैं। उसके साथ ही साथ बड़ी कंपनीज़ में भी बहुत ज़्यादा लोगों को जो है निकाला गया है उनके रोल से, हायरिंग फ्रीज हुई है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है ही नहीं जो पैसा डालने के लिए तैयार हो इस समय। और मार्केट की हालत अभी देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और ये अनसर्टेनिटी कब तक बनी रहती है ये तो अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि मार्केट कब सही होगा। अब अगर मैं हायरिंग प्रायोरिटी के बारे में बात करूं तो एक्सटर्नल को सबसे लास्ट में हायर करने के बारे में सोचा जाता है। सबसे पहले जो है वो कंपनीज़ के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो बेंच पे हैं, जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, सबसे पहले उनको चांस मिलता है। तो जिस ऑर्डर में हायरिंग प्रायोरिटीज़ हो रही हैं वो है सबसे पहले इंटरनल ट्रांसफ़र्स, फिर रेफरल्स और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसके बाद भी शायद अगर पोजीशन बच जाए तो जाकर के एक्सटर्नल्स या आप कह सकते हो हायर होने के चांसेस होते हैं। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कंपनी के पास में एक प्रोफाइल है, और उस एक प्रोफाइल को फिल करने के लिए कंपनी को इतने ज़्यादा लोगों को फिल्टर करके एक्सटर्नल्स के पास में आना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी चांसेस की परसेंटेज कितनी 0.0001 हो जाती है। अब बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन, जो है आपका CV शॉर्टलिस्ट ना होना। अब CV शॉर्टलिस्ट यहाँ पे जर्मनी में किस तरीके से होता है, ये होता है आपका ATS के थ्रू, और ATS का जो काम होता है वो होता है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना।
95% ऑफ द प्रोफाइल्स जो हैं वो CV शॉर्टलिस्ट ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी प्रोफाइल्स आप ये समझिए कि HR के पास जा ही नहीं रही है और HR उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो वो आगे हायरिंग मैनेजर को भेजेगा क्या। तो बिलीव मी, यू आर नॉट अलोन इन दिस प्रोसेस। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन उसमें सीखने की चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग एक बार अगर आप किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे डालते हैं तो आप उनकी हिस्ट्री में या उनके डेटाबेस में अपना रिज्यूम ऑलरेडी डाल चुके होते हैं। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नहीं, अच्छा ठीक है, मैं एक रोल के लिए रिजेक्ट हो गया तो क्यों ना मैं किसी दूसरी पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर दूं, और वो कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहते हैं मल्टीपल डिविजन्स में या मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स में, जो कि एक बहुत ही गलत साइन है। तो मैं कहूँगा अगर आपका CV एक बार एक कंपनी में रिजेक्ट हो जाता है तो आप मैक्सिमम 2 बार या 3 बार आप अप्लाई कर सकते हो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन अगर आप बार बार अगर उस चीज़ को कंपनी के प्रोफाइल या डेटाबेस में उनके डाल रहे हो तो वो ट्रैक रखते हैं, और उस वजह से इमीडिएटली आपके रिजेक्शन होने के चांसेस, जो आपने महसूस भी किया होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको करना बंद करो और बार बार किसी कंपनी को अप्लाई करना बंद करो। तो मैं कहूँगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपना CV को आपको जो है बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। और हमारी जनरली आदत होती है कि हम एक CV यूज़ करते हैं मल्टीपल कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि मल्टीपल पोजीशंस के लिए जिनमें अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली जर्मनी में इस तरीके से काम नहीं चलता जैसे इंडिया में आपने 2 पेजर 3 पेजर का CV बना दिया। जर्मनी में आपका सिंगल पेजर यूरोपा CV होता है जो वैलिड होता है, प्लस आपको कवर लेटर बनाना पड़ता है हर एक कंपनी में अप्लाई करने के लिए। या मैं कहूँ कि अगर आप CV भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्किल सेट्स कितने मैच कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा अगर आपको अप्लाई करना है किसी कंपनी में और आप जेन्युइनली अगर इंटरेस्टेड हो। जस्ट फॉर द सेक अप्लाई मत करो और फिर इतने ज़्यादा डिस्पॉन्डेंट मत हो कि मैंने अप्लाई किया था यार और मेरा रिजेक्शन आ गया। तो 2026 में कंपनी जो है वो क्लैरिटी खरीद रही है, पोटेंशियल नहीं खरीद रही है आपका। तो अपना CV हमेशा जो है क्लैरिटी से बनाइए और मेंशन करिए जो चीज़ें आपको जेन्युइनली आती हैं विदाउट ओवर बल्किंग द थिंग्स। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लोग अपने CV को बहुत ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल सेट डालते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम CV के अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा वो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा रिक्रूटर को या हायरिंग मैनेजर को। तो मैं जस्ट ये कह दूं कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें डालोगे तो वो जस्ट एक लैक ऑफ क्लैरिटी रिप्रेजेंट करेगा आपकी प्रोफाइल पे, और इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एडवांटेज टू यू वो आपके लिए एक ज़्यादा नुकसान के तौर पे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो सिंपल चीज़ों को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप 4 चीज़ें लिखो जिसमें आप स्पेशलिस्ट हो, और 2026 में क्लैरिटी इज़ द की टू गेट हाईलाइटेड। तो अगर आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज़ मेरी जनरल पीस ऑफ एडवाइस यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करो। इंडिया में हमें पता है कि नेटवर्किंग ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम करती है। आप कंपनीज़ के टेक्निकल मैनेजर्स को, रिक्रूटर्स को अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और उन्हें लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं। और ये मैं बार बार मेंशन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग को एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मानी जाती है कि आप एफर्ट डाल रहे हो और आप जेन्युइनली उस पोजीशन में इंटरेस्टेड हो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि अप्लाई करते रहो। उसके साथ ही मेरा एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस अब ये रहेगा कि आप भले ही यहाँ पे आते हो, अपने CV पे काम करते हो, नेटवर्किंग करते हो, जॉब्स भी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन 90% केसेस में देखा जाता है कि लोग जो है वो लैंग्वेज लर्निंग को कहीं कुछ हद तक पीछे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यार काम चल जाएगा मेरा, यहाँ पे हो सकता है मेरी इंटरनेशनल कंपनी है, मेरे को ज़रूरत ना पड़े। और यही होती है बहुत बड़ी मिस्टेक जब कोई दूसरा बंदा आपसे आपका जॉब ऑफर लेटर ले जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी भले ही कितनी भी ज़्यादा इंटरनेशनल हो, लेकिन जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो इंट्रोडक्शन में कंपनी हमेशा आपसे पूछेगी कि आपका जर्मन लैंग्वेज स्किल्स कितना है। नहीं, आपसे आपका इंटरव्यू तो लेगी, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली उनके दिमाग में ये आएगा कि आपने लैंग्वेज लर्निंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। और तब आप ये एक्सक्यूज़ जो देते हो ना हमेशा की तरह, आई नो, बिकॉज मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, हर कोई यही बोलता है कि कि मैं थोड़ी मैंने जर्मन सीखना शुरू कर दी है और आने वाले 2 या 3 महीने में मैं शुरू कर दूंगा। तो गाइज ये बुद्धू नहीं है, इनको पता है कि आप लोग लैंग्वेज को सीखना ही नहीं चाह रहे हो या सीखने में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, और वो एक दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग टर्म जर्मनी में अपना करियर बनाने के लिए या सेटल होने के लिए। स्टार्टिंग से जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो इस देश में आकर के और अपना करियर आगे बढ़ा रहे हो, तो बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो क्यों ना आप लैंग्वेज को भी स्टार्टिंग से उतना ही प्रायोरिटी और फोकस दो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो जर्मनी में ये लोग कल्चरल और बिहेवियरल इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। भले ही आप टेक्निकल इतने ज़्यादा अच्छे ना हो, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन इनका मेन आइडिया यही रहता है कि आप कंपनी में
कितने सालों तक रहेंगे, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कल्चरली फिट हैं या नहीं हैं। और उस चीज़ के लिए अगर आप जर्मन स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, जर्मन स्किल्स अगर आप सीखते हैं, तो इन्हें लगता है कि हाँ, आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स इस कंट्री में रहने के लिए हैं। और डेफिनेटली आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा जेलअप या मिक्सअप हो सकते हैं। और बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमें लगता है कि हमने इंटरव्यू अच्छा दिया, सब कुछ सही किया, लेकिन इनके पैरामीटर्स कुछ अलग ही तरीके के होते हैं, और जो कि काफ़ी हद तक कल्चरली फिट होने के स्टैंडर्ड्स में आते हैं। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अंटिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय।